First day, first show. Okay, say for example, before starting with consolidated balance sheet, say for example H Limited करके एक कंपनी है, ये उसका बैलेंस शीट दिया है, assets, liabilities, और एसेट साइड उसके फिक्स एसेट्स के डिटेल दिए हैं, करंट एसेट्स के डिटेल दिए हैं, और कुछ दिया है इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 7 लाख, और लाइबिलिटी साइड शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है, और करंट लाइबिलिटी दिया है. टैली अमाउंट 27 लाख. तो ये बैलेंस शीट देखकर आप थोड़ा सा कमेंट करो. बैलेंस शीट की पोजीशन देखकर आप क्या कमेंट कर सकते हो वो बताओ मुझे. थोड़ा चेंजेस कर देता हूं. यस, नाउ कमेंट ऑन दिस बैलेंस शीट. एच लिमिटेड ने अपना बैलेंस शीट दिया है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, किसी एस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है 100% 7 लाख, फिर शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, नॉन करंट लाइबिलिटी है और करंट लाइबिलिटी है. आपको जो फील हो रहा है बोलो, अनम्यूट करके बोलो. प्रॉफिटेबल है बिजनेस क्योंकि रिजर्व्स एंड सरप्लस पॉजिटिव दिखा रहा है. ओके, करंट करंट रेशियो भी मेंटेन कर रहा है बिजनेस 2:1 का. ओके, तो ठीक है. कंपनी लिक्विड ज्यादा लिक्विड नहीं रहेगी क्योंकि इसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सब्सिडरी रखी है, तो ज्यादा लिक्विड नहीं होगा. कंपनी को ज्यादा फंड्स और वो सब की जरूरत पड़ेगी तो जनरेट नहीं कर पाएगा जल्दी कैश. ओके, और एस लिमिटेड उसकी सब्सिडरी क्योंकि उसका 100% शेयर कैपिटल में इन्वेस्टेड है. ओके, ठीक है. और कुछ? एस लिमिटेड और एच लिमिटेड की साथ में बनेगी, बैलेंस शीट और सब अकाउंट साथ में बनेंगे. एच लिमिटेड में एस लिमिटेड का भी साथ में आएगा सब, क्योंकि होल्डिंग कंपनी है इसलिए. तो बच्चा लोग देखो, हम तब तक प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकते जब तक मुझे ये नहीं पता है कि ये जो 7 लाख मैंने एस लिमिटेड में इन्वेस्ट किया है, उस एस लिमिटेड का बैलेंस शीट कैसा है. वो एस लिमिटेड प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक मुझे एस लिमिटेड का एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा तब तक मैं एच लिमिटेड पर प्रॉपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज कहीं ना कहीं एच लिमिटेड में जो शेयर होल्डर का पैसा है उसका मेजॉरिटी फंड बिजनेस के बाहर हमने इन्वेस्ट करके रखा है. सो टू कमेंट ऑन दिस बैलेंस शीट, किसी ने बोला करंट रेशियो बराबर है, ये करंट रेशियो एच लिमिटेड का बराबर है, बट जब तक मैं कंबाइंड एच प्लस एस लिमिटेड का प्रेजेंटेशन नहीं करता मैं प्रॉपर कमेंट नहीं कर सकता. सर क्यों कंबाइन करना है? बच्चा लोग, यहां पर एच लिमिटेड ने 100% एस लिमिटेड के शेयर खरीद लिए, तो अगर एस लिमिटेड लॉस करेगा तो कहीं ना कहीं वो लॉस एच लिमिटेड को ही सफर करना पड़ेगा. एस लिमिटेड अगर प्रॉफिट करेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट एच लिमिटेड को ही मिलेगा. एच लिमिटेड का करंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, करंट एसेट्स बहुत कम है, तो इनडायरेक्टली एच लिमिटेड का ओवरऑल करंट रेशियो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा. तो कुछ भी एच लिमिटेड पर अगर मुझे कमेंट करना है तो मुझे सिर्फ एच लिमिटेड का बैलेंस शीट मत दो. अगर तुमको मुझसे प्रॉपर कमेंट चाहिए तो तुम मुझे कंबाइंड बैलेंस शीट दो.
combined balance sheet of H Limited and S Limited, and such balance sheet is known as consolidated balance sheet. Similar to that, अगर मुझे H Limited का P&L अकाउंट दिया है और मुझे बोला कमेंट करो, तो मैं तब तक प्रॉपरली कमेंट नहीं कर सकता जब तक मुझे कंसोलिडेटेड P&L ना दिया हो. ऐसी सिचुएशन जब कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है और उसकी दूसरी कंपनी सब्सिडियरी होती है, सिर्फ होल्डिंग कंपनी का प्रेजेंटेशन, बैलेंस शीट, P&L एंड बैलेंस शीट, P&L, ट्रेडिंग, ये सब मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है कमेंट करने के लिए. अगर मुझे प्रॉपर कमेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, ये बैलेंस शीट में सब्सिडियरी का बैलेंस शीट, P&L मर्ज करूंगा, जो आएगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड P&L. इस पर मैं प्रॉपरली कमेंट कर पाऊंगा कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है. देखो आप ये समझो, अगर मैंने किसी को होल्ड किया है तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट मेरे प्रॉफिट पर इंपैक्ट करेगा, उसका लॉस मेरे लॉस पर इंपैक्ट करेगा. अगर मैं होल्डिंग नहीं होता तो मैं सिर्फ मेरा बैलेंस शीट देखता, मैं सिर्फ मेरा P&L अकाउंट देखता, मुझे क्या करना है, दूसरी कंपनी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग है. बट सिंस आई एम अ होल्डिंग कंपनी, आई एम अ पेरेंट कंपनी, तो कहीं ना कहीं मेरे सब्सिडियरी का इंपैक्ट भी मुझ पर आने वाला है. देखो ना, सिंपल, जब तक मैं अकेला हूं कोई टेंशन नहीं, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं सब लोग मेरा देखेंगे. लेकिन जब मेरी फैमिली हो गई, ये मेरी वाइफ, फिर मेरे बच्चे हो गए, तो अब कोई सिर्फ मेरा मुझे देखकर नहीं डिसाइड करेगा कि मेरी फैमिली कैसी है, वो मेरे पूरे फैमिली को देखकर बताएंगे कि ओके, इनकी फैमिली अच्छी है या इनकी फैमिली अच्छी नहीं है. क्योंकि अगर बच्चे भी कुछ गलत काम करेंगे ना तो उसका इंपैक्ट पेरेंट्स पर ही आता है. यस और नो? तो आपको जब जज करना है होल्डिंग कंपनी को, तो सिर्फ होल्डिंग का परफॉर्मेंस मत देखो, उससे जुड़ी हुई जितनी भी सब्सिडरीज हैं उन सब का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, ऐड करो होल्डिंग के साथ, और फिर जज करो कि कंपनी कैसी कंपनी. इसके लिए होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी कहते हैं. तो अब मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूं इस टॉपिक में कि कभी भी अगर मुझे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है, कंसोलिडेटेड P&L अकाउंट बनाना है, तो कैसे बनाया जाता है, कंसोलिडेट क्यों करना है, मैंने ये उसका रीजन दिया. कंसोलिडेशन करना कैसे है मैं भी वो सिखा रहा हूं. क्यों करना है कंसोलिडेशन वो समझा. सब कंसोलिडेशन करने के लिए ना बच्चा, मैं छोटे 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 5 एग्जांपल लूंगा. इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कंसोलिडेशन किया कैसे जाता है, एकदम बेस से, एकदम रूट से लेकर चलेंगे. ठीक है, तो कंसोलिडेशन स्टार्ट करते हैं. इसके थियरी के लिए ना बच्चा लोग, मैं आपको बोलूंगा उतना साइड छोड़ देना, स्पेसिफिकली मैं इसका थियरी डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा और मैं आपको क्या करूंगा, PDF फाइल भेज दूंगा थियरी का, आप वो लिख लेना, उससे अपना टाइम भी बच जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें पहले बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं. से फॉर एग्जांपल कंपनी का असेट्स दिया है H लिमिटेड और S लिमिटेड का, कंपनी का लायबिलिटी दिया है H लिमिटेड और S लिमिटेड का, और हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो आपको फिक्स एसेट्स दिया है 10 लाख और 3 लाख, करंट एसेट्स दिया है 8 लाख 14 लाख, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दिया है ऑफ S लिमिटेड 7 लाख, और फिर लायबिलिटी साइड शेयर कैपिटल दिया H लिमिटेड S लिमिटेड का, जनरल रिजर्व दिया है, P&L दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है. हमें क्या करना है, इसे कंसोलिडेट कर देना है, मर्ज कर देना है, ऐड कर देना है,
और मर्ज करते वक्त, ऐड करते वक्त ऐसा फील करना कि एस लिमिटेड ऐसा समझो बंद हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, और उसका सारा असेट्स, ऑल असेट्स and all liabilities now belongs to holding company. एक्चुअली लिक्विडेशन नहीं हो रहा है, ये कंसोलिडेट करते वक्त ऐसा आप अजम्पशन करो कि एस लिमिटेड मर गई, एस लिमिटेड का लिक्विडेशन हो गया, तो अब एस लिमिटेड के लिक्विडेशन के बाद उसका सारा असेट्स मेरा असेट्स, उसकी सारी लाइबिलिटी मेरी लाइबिलिटी, और बेस्ड ऑन दैट हम कंसोलिडेशन प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। हम किसका कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बना रहे हैं? होल्डिंग कंपनी का। कभी भी सब्सिडरी का नहीं बनाते, ऑलवेज होल्डिंग कंपनी का प्रिपेयर करते हैं। Solution: consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet of H Limited. Assets, liability. एकदम सिंपल सिंपल करना है हमें। क्या करना है मालूम है? दोनों असेट्स ऐड करना है, दोनों लाइबिलिटी ऐड करना है, ऐड करके लिख देना है। एकदम सिंपल है। फिक्स्ड असेट्स, होल्डिंग कंपनी का फिक्स्ड असेट 10, सब्सिडरी का 3, तो टोटल फिक्स्ड असेट्स 13। करंट असेट्स 8 प्लस 14 22। इन्वेस्टमेंट ऐड मत करना। क्यों नहीं करना? हम क्या करेंगे? ऑलवेज इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट का हम अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, और अकाउंट बनाएंगे तो वो डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट से स्टार्ट होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का 10 लाख प्लस एच लिमिटेड का 7 लाख, ऐसा ऐड मत करना। क्यों? मैंने क्या बोला? ऐसा मान लो कंपनी लिक्विडेट हो गई, तो अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो एस लिमिटेड के शेयर्स का कोई वैल्यू होगा या कोई वैल्यू नहीं होगा? तुम्हारे घर पर एस लिमिटेड का शेयर सर्टिफिकेट पड़ा है, आफ्टर लिक्विडेशन उस एस लिमिटेड के सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू रहेगा क्या? तो कहना इसे मुझे वो शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल करना पड़ेगा। शेयर का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसे क्लोज करने के लिए एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड। कहीं ना कहीं मैंने पैसा इसी में तो इन्वेस्ट किया है, मेरा इन्वेस्टमेंट उस शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट हो गया। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं उसके कंपनी के शेयर्स में, मतलब इनडायरेक्टली मैंने उसका असेट्स लायबिलिटी में पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट के सामने शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल, सेट ऑफ। इन्वेस्टमेंट के सामने शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल, सेट ऑफ। तो वो 7 लाख यहां पर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ओके, अब उसका कोई जनरल रिजर्व नहीं है, बट अपना तो है जनरल रिजर्व।
2, P&L 1 और करंट लायबिलिटी 22 हो गया, कंसोलिडेट कर दिया, ये टैली हो गया और यहां पर टोटल 2 1 3 35 लाख, 35 लाख रुपीज इन लैक्स करके समझो। मतलब कंसोलिडेशन करते वक्त इन्वेस्टमेंट कभी भी नए बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, उसका ऑलवेज अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट जो होल्डिंग कंपनी का है हम उसका ऑलवेज अकाउंट बनाएंगे और शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका शेयर सर्टिफिकेट मेरे शेयर सर्टिफिकेट के साथ ऐड नहीं हो सकता। मैं क्या बोलूंगा, मैंने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, मतलब उसका एसेट्स मेरा एसेट्स, उसकी लायबिलिटी मेरी लायबिलिटी, तो एक बार उसका एसेट्स एक बार उसकी लायबिलिटी ले ली तो अब उस शेयर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट कैंसल, अपने इन्वेस्टमेंट के सामने सेट ऑफ। क्लियर? पहला एग्जांपल। अब थोड़ा आगे बढ़ते, थोड़ा हायर लेवल, एक स्टेप आगे। से फॉर एग्जांपल दूसरा बैलेंस शीट, सब कुछ अमाउंट वगैरह सब सेम रखा है, सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। Say for example, investment in share of S Limited is now not 100%. It is only 80%. तो पहला क्वेश्चन राइज, क्या अभी भी मैं होल्डिंग हूं? क्या अभी भी मैं होल्डिंग हूं? यस, अभी भी मैं होल्डिंग हूं, लेकिन मैं अकेला मालिक नहीं हूं। मैं अकेला मालिक नहीं हूं। एस लिमिटेड के दो मालिक हैं, एक एच लिमिटेड जिसके पास 80% शेयर है और दूसरा जनरल पब्लिक जिसके पास 20% है। ऐसे लोग जिनके पास 51% या उससे ज्यादा शेयर होता है वो होल्डिंग कहलाते हैं। मतलब इनडायरेक्टली एच लिमिटेड का कंट्रोलिंग पावर इज विथ एच लिमिटेड, जनरल पब्लिक ओनर है, ऐसा नहीं कि वो ओनर नहीं है, बट उसके बाद कंट्रोलिंग पावर नहीं है। Devanshi, S Limited is not a wholly owned subsidiary of H Limited. Yes, it is not wholly owned subsidiary. कुछ आउटसाइडर भी इन्वेस्टर्स हैं। तो अब इमेजिन करो, अगर कंपनी बंद होगी, पहले तो ये जो पब्लिक है ना, पब्लिक सिंस इनके पास 51% से कम है, मतलब इनके पास 49%, 50% से कम है, तो इनको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनर है ना, माइनर मतलब वैसे वाले माइनर नहीं यार, बिलो 18 ईयर। माइनॉरिटी मतलब दे हैव नॉट मेजर इंटरेस्ट, दे हैव मिनिमम इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अब इमेजिन करो अगर ये कंपनी बंद होगी तो कहीं ना कहीं 20% माइनॉरिटी को भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा एच लिमिटेड तो ले नहीं सकता अगर कंपनी बंद हुई, कहीं ना कहीं मुझे माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर को भी तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो मान लो, से फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी का 10 शेयर है, 10 शेयर है, तुम्हारे पास रिलायंस कंपनी का 10 शेयर है, और 2 मिनट के लिए अजम्पशन करो रिलायंस कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, रिलायंस कंपनी बंद हो रही है, और वाइंडिंग अप प्रोसीजर जब चालू होगा तो तुम जाकर अंबानी को बोलोगे रोक, रोक, इस असेट्स में मेरा भी असेट्स है, इस असेट्स को मैं घर लेकर जाऊंगा, मैं बेचने नहीं दूंगा। तो जितने भी टोटल असेट्स होंगे उसमें से 10 शेयर का जो प्रपोर्शन होगा उतना असेट्स में घर लेकर आऊंगा। ऐसा रिलायंस कंपनी करने देगा, अलाउ कर देगा? मैं 10 शेयर का मालिक हूं तो मैं जाऊंगा असेट्स उठाकर लेकर आ जाऊंगा, बोलूंगा देख मैं 10 शेयर का मालिक हूं तो ये असेट्स मेरा है। एंटरटेन करेगा मुझे रिलायंस कंपनी वाला? लात मारकर निकाल देगा, बोलेगा इधर दिखना भी नहीं, तेरे को पैसा चाहिए ना, तेरे को पेमेंट मिल जाएगा। मतलब
वो जो असेट्स, वो जो लाइबिलिटी दिख रही है ना, उसमें से मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। मुझे क्या मिलेगा मालूम है? मेरे शेयर के हिसाब से मेरा पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे जितनी भी पब्लिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में होगी, जितनी भी पब्लिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में होगी, उन सबको असेट्स नहीं मिलेगा, असेट्स नहीं मिलेगा, असेट्स नहीं मिलेगा। उनका जितना होल्डिंग है उसके हिसाब से उनके प्रपोर्शन का कैश मिल जाएगा। तो समझो, अभी यहां पर अगर मैं बोलूं, अभी तक हमने कैसे किया? क्या 10 + 3 13 लाख, लास्ट समय ऐसे ही कर दिया था ना। अब यहां पर 80% हम ओनर है, तो क्या करूं मैं? 10 + 2.4 करूं? टेन प्लस 2.4 करूं? रिप्लाई करो। जब 100% था तो पूरा 3 लाख ले लिया, 80% हूं तो 2.4 लाख लू क्या? वेरी गुड। ऐसा नहीं होगा, मैं तो अभी भी 13 लाख ही ले लूंगा, पूरा का पूरा 3 लाख अपना ले लूंगा। और वो जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डर है ना 20% वाले, मतलब 60,000, उनका पेमेंट कर दूंगा। अगर लिक्विडेशन हुआ तो, एट प्रेजेंट तो लिक्विडेशन हो नहीं रहा है, तो मैं कंसोलिडेट करते वक्त ऐसा मानूंगा कि टोटल असेट्स में से 20% तो आउटसाइडर का है, तो 20% को मुझे इतना पैसा देना पड़ेगा। अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो उनको असेट्स नहीं ले जाने दूंगा। पागल है क्या? अगर ऐसे असेट्स लोग लेकर जाने लगे तो कंपनी चल गई। कितने लाखों शेयर होल्डर होते हैं, किसी के पास 1 शेयर है, किसी के पास 100 शेयर है, सब लोग आएंगे बोलेंगे मेरा पाना, मेरा पकड़, मेरा ये मशीनरी, मेरा ये एसी, घर के लिए जो सामान चाहिए उठाकर लेकर चले जाएंगे। पागल है क्या? उनको एंट्री भी नहीं मिलेगी, कंपनी को देखने को भी नहीं मिलेगा कि कंपनी कहां पर है। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंपनी पेमेंट अलग से कर देती है। मतलब अब देखो कैसे चलता है। अब कंसोलिडेशन कैसे होगा समझो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, assets, amount, liability, amount। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स अब तक जैसे करते थे वैसे ही करो, 10 लाख + 3 लाख, टोटल 13 लाख। करंट असेट्स अब तक जैसे मैंने बताया था वैसे ही करो, 8 लाख + 4 लाख, 14 लाख, टोटल 22 लाख। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आकर ये नहीं बोलेंगे अरे ये तो मेरा असेट्स है मैं लेकर जाऊंगा, हट, उनको कुछ ले जाने को नहीं मिलेगा। अब इन्वेस्टमेंट का ना बच्चा लोग अलग से अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट का अलग से अकाउंट बनेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड, जैसा लास्ट एग्जांपल में बताया था वैसे ही। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 लाख। ठीक है, एसेट साइड का सारा पोस्टिंग हो गया। अब लाइबिलिटी पर आ जाओ। लाइबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल दिया है, तो वो शेयर कैपिटल लाइबिलिटी में लिख लो। कितना लिखूं? 17 लाख। ओके, 10 लाख। ठीक है, अब ये 7 लाख का क्या करूं? चलो बताओ, क्या ये 7 लाख पूरा का पूरा मेरा है?
आई एम अ होल्डिंग कंपनी? नो, इसमें मैं भी हूं और जनरल पब्लिक भी है, और जनरल पब्लिक को मैं बोलूंगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो इस शेयर कैपिटल 7 लाख को ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। हमारा 80% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20%। तो यहां पर बाय शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 7 लाख का 80%, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यहां पर बाय शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 7 लाख का 20%। मतलब टोटल शेयर कैपिटल में से हमारा 5,60,000 है, वेदर एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 1,40,000 है। अब इसका करना क्या बाद में देखेंगे। मैंने ये 7 लाख का डिवीजन कर दिया। किसी ने पूछा एंट्री क्या होगी, तो आप ऐसा बोल सकते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। शेयर कैपिटल को क्लोज कर दिया और इन्वेस्टमेंट इन शेयर क्रेडिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट। फिर जनरल रिजर्व 2 लाख, पीएनएल 1 लाख, करंट लायबिलिटी 13 लाख। अब क्या करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट क्लोज करेंगे। अब इसका मतलब समझो, आपने जो कंपनी खरीदी 80% आपने जो शेयर खरीदा 8 लाख में खरीदा, जबकि इस कंपनी का नेटवर्थ आपके 80% के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हो रहा है, 5,60,000। आपने कम प्राइस में खरीदा या ज्यादा प्राइस में खरीद लिया? 80% शेयर होल्डर बनना था तो 5,60,000 में खरीदना था, आपने 8 लाख में खरीद लिया। कम प्राइस में खरीदा या ज्यादा? तो कहना से आप किसी के बिजनेस को खरीदते वक्त अगर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट इज नथिंग बट अ गुडविल। कहना से सो एच लिमिटेड की बुक में यहां पर आ जाएगा गुडविल, वर्किंग नोट नंबर 1 2.4 लाख। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं। अगर मैंने पूरा का पूरा कंपनी टेक ओवर कर लिया तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को मुझे पे करना पड़ेगा। तो फॉर मी दिस माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज अ लाइबिलिटी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1.4 लाख, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1.4 लाख। टोटल करो अब। सर करंट लायबिलिटी में 23 लाख आएगा। ओके, टोटल करो बच्चा लोग। कितना हुआ? 35 37.4 लाख। पहले इसमें मैंने सिंपल सारा का सारा 100% शेयर हमारा है, तो बैलेंस शीट बनाना है और इन्वेस्टमेंट इन शेयर बना लिया हमने। शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के सामने पूरा सेट ऑफ हो गया, पूरा सेट ऑफ हो गया, पूरा सेट ऑफ हो गया। लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ 80% खरीदा है,
मैं कंपनी का मालिक हूं लेकिन 80% हूं, तो उस कंपनी का सिर्फ 80% असेट्स मेरा है, 80% लायबिलिटी मेरा है, तो कहीं ना कहीं 20% का मालिक तो कोई और है। तो किसी ने अगर दूसरा तरीका बोला ना तो ऐसा भी कर सकते हैं। एक काम करो, आप जब ओनर्स फंड निकालते हो तो दो तरीके से निकालते हो, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, या दूसरा तरीका असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ऐसे भी करते हो ना। तो एस लिमिटेड का असेट्स निकालो टोटल, एस लिमिटेड का टोटल असेट्स तो वो हमारे पास है दैट इज 17 लाख, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी 10 लाख, तो नेट असेट्स नेट वर्थ 7 लाख। उस 7 लाख में से 20% तो बाहर वालों का है, 1,40,000। इज इट क्लियर? सो ये बैलेंस शीट बनाते वक्त मैंने दो वर्किंग नोट बनाया, एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर जिसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल करने का कॉस्ट, मैं उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा हूं और उस कंपनी को कंट्रोल करने के लिए मैंने कितना कॉस्ट इनकर किया, 8 लाख। और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल लिख दिया, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। चलो अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, अब इस थर्ड एग्जांपल के लिए वापस हम पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड। तो अब तुम्हें मालूम है जब जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे और अगर हमारा 100% होल्डिंग नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड 80%, जब जब हमारा 100% होल्डिंग नहीं होगा हम क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। कौन से दो अकाउंट बनाएंगे? एक इन्वेस्टमेंट, दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो ये अपना वर्किंग नोट जैसा हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और मेन बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करते हैं, कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिक्स एसेट्स 10 और 3 13, करंट असेट्स 11 + 4 15, 11 + 14 25। इन्वेस्टमेंट इन शेयर कहां पर लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने में खरीदा इन्वेस्टमेंट? 5 लाख। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल तो 10 लाख ही लिखेंगे। 7 लाख का क्या करूं बच्चा लोग? 7 लाख को क्या करूं? पूरा इन्वेस्टमेंट लिख सकता हूं क्या? इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में पूरा शेयर कैपिटल बाय शेयर कैपिटल एस लिमिटेड 7 लाख का 80% 5.6 लाख, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बाय शेयर कैपिटल एस लिमिटेड 7 लाख का 20% 1,40,000। सिंपल, अपने को बैलेंस शीट का एक एक इफेक्ट देना, ऐसा मानकर चलो कोई चीज मिस आउट नहीं होनी चाहिए बीच में।
जनरल रिजर्व 2 लाख, P&L 1 लाख, करंट लायबिलिटी 23 लाख। हो गया सारा पोस्टिंग क्लोज। ओहो हो, हमने जो होल्ड सब्सिडरी को खरीदा उसका वर्थ 5.6 लाख का था, बट अपन लोगों ने ओनली 5 लाख में खरीद डाला है बॉस। तो बोल अपने को फायदा हुआ है कि लॉस हुआ है? बोले तो जल्दी रिप्लाई करने का। फॉर अस इट इज अ प्रॉफिट एंड दिस प्रॉफिट इज कैपिटल इन नेचर, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कंपनी खरीदकर अपने को फायदा हुआ, कैपिटल रिजर्व। कितने का फायदा हुआ कंपनी खरीदकर? 60,000 का, 60,000 का। यस और नो? अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लोज कर देंगे। इतना माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पैसा देना है। मेरे लिए लायबिलिटी। टोटल कर दो। इज इट क्लियर? अब तक जितना एग्जांपल दिया, तीनों एग्जांपल में किसी में भी कोई डाउट? ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पहले करा दूं या तुम लोग पहले इतने एग्जांपल लिखना चाहोगे? क्या करना है? ओके, करवा देता हूं सब। गुड। नेक्स्ट एग्जांपल। टोटल करो। 25 लाख और 17 लाख है या नहीं देख लो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखा था। देख लो एक बार। ओके, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट of H Limited, assets, amount, liability, amount। अगर आप अब देखोगे ना, तो लास्ट बैलेंस शीट में देखो, जनरल रिजर्व नहीं था, पीएनएल नहीं था। मैंने इस क्वेश्चन में वो दो चीज ऐड कर दी, जनरल रिजर्व भी ले लिया, पीएनएल भी ले लिया। धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐड करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब अपने बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी है, पीएनएल भी है, और क्वेश्चन में दिया है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी लिमिटेड 80% ऑन 31 मार्च 19, और ये बैलेंस शीट भी है ऑन 31 मार्च 19। बैलेंस शीट भी है 31 मार्च 19 का, बैलेंस शीट भी है 31 मार्च 19 का। अब ये चीज सीखने से पहले आपको ना एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जिस दिन हम कंपनी खरीदेंगे, जिस दिन हम बिजनेस खरीदेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन, उस एक्विजिशन के परचेस करने से पहले का जितना भी प्रॉफिट होता है,
वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है। और एक्विजिशन के बाद जितना भी प्रॉफिट होता है वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। आपने जब इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट का किया होगा ना, वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ऐसा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? बस उसी सेम लॉजिक पर जाना है, सेम लॉजिक पर जाना है, सेम लॉजिक पर जाना है। एक्विजिशन के पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा, एक्विजिशन के पहले का जितना भी प्रॉफिट होगा, अब अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, तो खरीदते वक्त और खरीदने से पहले मेरा जितना भी प्रॉफिट पुरानी कंपनी का था वो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है। और खरीदने के बाद से जो प्रॉफिट होगा वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाता है। कैपिटल प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट किया जाता है और रेवेन्यू प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। देखो इधर फिक्स, ऐसे ये शेयर कैपिटल 7 लाख एस लिमिटेड का आपने कहां पर लिखा, कहां पर लिखा था आपने? एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट आपने कहां पर लिखा? एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट आपने कहां पर लिखा? जल्दी रिप्लाई करो। अरे इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूं, एस लिमिटेड का ये शेयर कैपिटल अमाउंट 7 लाख आपने कहां पर लिखा? तो इसका दो टुकड़ा किया ना हमने बच्चा लोग, एक इधर गया क्रेडिट में और एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट में गया। ऐसे आप समझो, अगर प्रॉफिट की मैं बात करूं, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये जितने भी मेरे प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व, पीएनएल, ये जितने भी सब्सिडरी वाले प्रॉफिट है, सब्सिडरी वाले प्रॉफिट है, मेरे खरीदने से पहले के होंगे तो मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, मेरे खरीदने के बाद के हैं तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। अगर कैपिटल प्रॉफिट है मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपसे कंपनी खरीदते वक्त जनरल रिजर्व, पीएनएल का भी पेमेंट तुमको कर दिया होगा। तुम अगर कंपनी बेच रहे हो, तुम्हारा शेयर कैपिटल 10 लाख का है, तुम्हारा रिजर्व 5 लाख का है, टोटल शेयर होल्डर्स पर 15 लाख है, तो तुम अपना कंपनी 15 लाख में बेचोगे या 10 लाख में बेचोगे? तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल था 10 लाख, रिजर्व था 5 लाख, तो बेचते वक्त तुम मुझसे कितना लोगे? 10 लाख नहीं लोगे, डेफिनेटली 15 लाख लोगे। तो जब मैंने तुमको 15 लाख पे किया होगा, मैंने एंट्री किया होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बैंक, सॉरी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 15 लाख टू बैंक अकाउंट 15 लाख। मतलब कहीं ना कहीं मैंने आपको दो चीज का पेमेंट किया, दो चीज का, शेयर का प्रॉफिट का, शेयर का प्रॉफिट का, शेयर का प्रॉफिट का। तो जब मैं कंसोलिडेट करता हूं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते वक्त उसके डेबिट में लिखूंगा 15 लाख, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट में आएगा बाय शेयर कैपिटल 10 लाख और बाय रिजर्व का भी तो पैसा दिया 5 लाख, तो मेरा इन्वेस्टमेंट टैली हो जाएगा। 15 लाख का मैंने पेमेंट क्यों किया ये वो पता चल जाएगा। मैं क्या बोलती है तुमको समझती है? तो ये जो 5 लाख वाला प्रॉफिट है ना, 5 लाख वाला, 5 लाख, ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, ये मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट है, इसके लिए इसे इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिख दिया जाता है।
लेकिन अगर मान लो 5 लाख था खरीदते वक्त, बाद में हो गया 7 लाख, तो खरीदने के बाद का जो 2 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है। वो तो नॉर्मल, अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व में ऐड कर देना, पीएनएल है तो पीएनएल में ऐड कर देना, बिकॉज दैट इज माय रेवेन्यू प्रॉफिट। इज इट क्लियर? सो डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, उतने से इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट इज अ रेवेन्यू प्रॉफिट दैट शुड बी एडेड टू द रिजर्व। ठीक है, अब यहां पर देखो डेट ऑफ एक्विजिशन क्या दिया है, 31 मार्च 19। बैलेंस शीट डेट क्या दिया है, 31 मार्च 19। मतलब इस डेट पर बैलेंस शीट में जितना भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है एस लिमिटेड का, वो सारा प्रॉफिट मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाएगा। वो सारा प्रॉफिट मेरे लिए कैपिटल प्रॉफिट ही कहलाएगा। क्लियर? तो वापस मैं 2 अकाउंट यहां पर बना रहा हूं। कौन सा 2 अकाउंट? वो इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट और माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला अकाउंट। थोड़ी सी अब जगह कम पड़ जाएगी यार, चलो ट्राई करते हैं एडजस्ट करने का इतने में ही। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब बैलेंस शीट वाला वही एक एक इफेक्ट। पहला फिक्स एसेट्स 10 लाख प्लस 3 लाख 13 लाख, करंट एसेट्स 8 लाख प्लस 14 लाख 22 लाख। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 7 लाख। शेयर कैपिटल होल्डिंग का 6 लाख, सब्सिडरी 7 लाख का डिवाइड कर देंगे बाय शेयर कैपिटल 7 लाख का 80% 5.6 लाख, और यहां पर बाय शेयर कैपिटल 1.4 लाख। अब बच्चा लोग ध्यान से समझना, जब मैं जनरल रिजर्व एस की बात करूंगा और जनरल रिजर्व एच की बात करूंगा, दोनों अलग अलग है। जनरल रिजर्व ऑफ एच 2 लाख सीधा सीधा आ जाएगा, लेकिन ये जो एस लिमिटेड है ना, एस लिमिटेड, इसको 2 जन में डिवाइड करूंगा। इस 1 लाख में से थोड़ा प्रॉफिट मेरा है, थोड़ा प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट वालों का है, तो इस 1 लाख को 80 और 20% में डिवाइड कर दूंगा। और सिंस ये 1 लाख पूरा का पूरा मेरे खरीदने से पहले का प्रॉफिट है, इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में डाल दूंगा। बाय जनरल रिजर्व 80,000 और बाय जनरल रिजर्व माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 0.20। सिमिलर टू दैट पीएनएल 0.80 और यहां पर बाय पीएनएल 0.20। तो शेयर कैपिटल का पोस्टिंग हो गया, जनरल रिजर्व का पोस्टिंग हो गया, पीएनएल का पोस्टिंग हो गया। अब आया करंट लायबिलिटी। एक सेकेंड, पीएनएल होल्डिंग का रह गया था 1 लाख, करंट लायबिलिटी 16 + 8 24 लाख। अब क्लोज करो। आपने खरीदा था 7 लाख में, जबकि टोटल कितने में होना चाहिए था? 5.6 + 0.8 + 0.8
कितना आया यहाँ पर? अच्छा, टोटल 7.2 आ रहा है। ओके, तो 20,000 is your capital reserve. यहां पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व 20,000। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो। टोटल करो। कोई डाउट? चार एग्जांपल अब तक लिया। पहला एकदम 100% सब ऐड 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 कर दिया। फिर मैंने लिया 80%, तो दो अकाउंट बनाया वर्किंग नोट में, इन्वेस्टमेंट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। फिर थर्ड ऐसा सम लिया जिसमें कैपिटल रिजर्व आया। फिर फोर्थ ऐसा लिया जिसमें सब्सिडरी का प्रॉफिट भी है। और जिस दिन मैंने बैलेंस शीट खरीदा, अच्छा जिस दिन मैंने कंपनी खरीदा उसी दिन का बैलेंस शीट भी है, प्रॉफिट भी उसी दिन का है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। Solution. Consolidated balance sheet of H Limited. चलो क्वेश्चन देखो। बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019 का, और फिक्स्ड एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स दिया है। इन्वेस्टमेंट देखो 80% फर्स्ट 11018 को खरीदा है, डेट ऑफ एक्विजिशन 11018, इससे पहले का प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट, इसके बाद का प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, इसके पहले का प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे, और रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड टू रिजर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, जो जो अमाउंट पहले ऐड कर सकते हैं सिंपल वो करके खत्म कर देते। 13, 8 + 14 22 लाख। अब हम दो अकाउंट जो बनाते पहले वो दो अकाउंट बना लेते। कौन कौन से दो अकाउंट बनाते हैं हम? जगह कम पड़ेगी मुझे। वर्किंग नोट, इन्वेस्टमेंट इन shares of S Limited, minority interest,
इसके अलावा मैं बनाऊंगा रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड, जनरल रिजर्व पीएनएल, जनरल रिजर्व पीएनएल, जनरल रिजर्व पीएनएल। ओके, इसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, पोस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट, जनरल रिजर्व पीएनएल, कैपिटल प्रॉफिट प्री, that is general reserve plus PNL. चलो स्टार्ट करते हैं अब। इंफॉर्मेशन, सबसे पहले एक एक करके वैसे स्टार्ट करते जैसे अब तक हम स्टार्ट करते थे। फिक्स्ड एसेट्स ऐड कर दिया, करंट एसेट्स ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख। लाइबिलिटी साइड आ जाओ, शेयर कैपिटल एच लिमिटेड का तो बैलेंस शीट में आ जाएगा। एस लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट बाय शेयर कैपिटल एस लिमिटेड एंड बाय शेयर कैपिटल। तो 7 लाख का 80% वही 5.6 लाख, 1.4 लाख। ठीक है, अब आते हैं जनरल रिजर्व पीएनएल। बच्चा लोग आपको ये पहले समझ में आना चाहिए, ये जनरल रिजर्व, ये पीएनएल कौन सी डेट का है? जिस दिन हमने कंपनी एक्वायर किया उस डेट का है या बैलेंस शीट डेट का है? जिस दिन हमने कंपनी एक्वायर किया उस डेट का है या बैलेंस शीट डेट का है? रिप्लाई करो। वेरी गुड, बैलेंस शीट डेट का है। तो कहना इसे बच्चा लोग, ये प्रॉफिट आते आते 3 लाख 4 लाख कुछ डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का होगा, कुछ डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले का होगा।
कहना इसे, कहना इसे, कहना इसे। तो अब मुझे प्रॉफिट एनालाइज करना पड़ेगा, कितना खरीदने के पहले का है, कितना खरीदने के बाद का है। और वो एनालाइज करने के लिए पहले मुझे मालूम होना चाहिए करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट में दिया है, आपने मुझे बोला वो लास्ट डे का है, मतलब जनरल रिजर्व पीएनएल अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहां का कुछ होगा, टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन, जनरल रिजर्व 3 लाख, पीएनएल 4 लाख। लास्ट डे का है ना, देखो रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है, स्टार्ट क्रेडिट पे होगा, खत्म डेबिट पे होगा, तो ये लास्ट डे का है। और समझो क्वेश्चन में आपको डिटेल दिया है, वो डिटेल मेरा लिखना रह गया था, तो अब मैं कहां पर लिखूं, कहां पर लिखूं, नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहा हूं नोट करके। वो आपको क्वेश्चन लिखते वक्त ना बैलेंस शीट के नीचे लिखना रहेगा, ऑन 1st April 2018 बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड पीएनएल। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट था, समझो चलो दोनों का स्टैंडर्ड ले लेते, 1 लाख 1 लाख। ऑन 1st April 18 बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इज 1 लाख, पीएनएल 1 लाख। देखो हमें तो चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/18 को कितना था। अगर 1/10/18 का पता चल गया तो उसके पहले का प्री, उसके बाद का पोस्ट, उसके पहले का कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद का रेवेन्यू। बट क्वेश्चन में कभी ऐसा नहीं दिया रहेगा कि आपने जिस दिन खरीदा उस दिन कितना प्रॉफिट था। क्वेश्चन में तो अकाउंटिंग ईयर के बिगिनिंग का दिया होगा। तो 31 मार्च 19 को 3 लाख और 4 लाख था, बिगिनिंग में कितना था, 1 लाख 1 लाख। तो कहना इसे बिगिनिंग वाला यहां पर लिख सकता हूं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या ये मैंने गलत लिखा है? टेल स्टूडेंट टेल। ओके, सो अब क्या मुझे ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ है वो मिल सकता है? कितना अमाउंट है सोचकर बताओ, ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ होगा? So by profit for the year will be 2 lakh and 3 lakh. ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया 2 लाख 3 लाख। अब मुझे ये जितने भी प्रॉफिट्स है इनमें से पता करना है कितना कैपिटल प्रॉफिट है, कितना रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये पता करने के लिए अब नेक्स्ट वर्किंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट एनालाइज करना है, कितना कैपिटल प्रॉफिट है प्री प्रॉफिट और कितना पोस्ट प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट। तो पर्टिकुलर्स, कैपिटल प्रॉफिट जनरल रिजर्व एंड पीएनएल, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व का अलग कॉलम, पीएनएल का अलग कॉलम। तो चलो एक एक करके बताना मुझे। ओपनिंग जनरल रिजर्व क्या लिखूं, प्री कैपिटल प्रॉफिट लिखूं या पोस्ट रेवेन्यू प्रॉफिट लिखूं? तुम प्री पोस्ट करके जवाब दो मुझे। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ओपनिंग पीएनएल प्री या पोस्ट?
तो ये दोनों कॉलम में डैश। चलो आ जाते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसमें जनरल रिजर्व में भी प्रॉफिट है, पीएनएल में भी प्रॉफिट है। सोच कर बताना, ये 2 लाख और 3 लाख कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, या दोनों मिक्स होगा? वेरी गुड। एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट, एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट प्री होगा, एक्विजिशन के बाद का प्रॉफिट पोस्ट होगा। डू वी नो डेट ऑफ एक्विजिशन? डू वी नो? सो इट इज 1/10/18। तो कहना इसे पहले 6 महीने का प्रॉफिट, पहले 6 महीने का प्रॉफिट, पहले 6 महीने का प्रॉफिट प्री होगा और बाद के 6 महीने का प्रॉफिट पोस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो जनरल रिजर्व फॉर द ईयर आया था ना, उसको प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देंगे 1:1 में। 6 मंथ प्री, 6 मंथ पोस्ट, 6 मंथ प्री, 6 मंथ पोस्ट। तो 2 लाख में से इधर 1 लाख, जनरल रिजर्व में 1 लाख, पीएनएल का 1,50,000 इधर, 1,50,000 इधर। क्या कर रहा हूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो टोटल करते हैं अब। 1 2 3 4 4.5 1 लाख 1.5। अब सुनो बच्चा लोग, ऑलवेज क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए अपना राइट है या नहीं। तो ये टोटल तीनों का टोटल निकालो, 4.5 प्लस 1 प्लस 1.5, that should be always equal to, that should be always equal to, क्योंकि आपने इसी 7 लाख को एनालाइज किया कि इसमें से कितना प्री वाला प्रॉफिट है, कितना पोस्ट वाला प्रॉफिट है। 7 लाख को ही तो डिवाइड किया बिटवीन प्री एंड पोस्ट। तो ऑलवेज ये टोटल उसके साथ क्रॉस वेरीफाई करके देखना। अब इतना करने के बाद क्या करूं? इतना करने के बाद अब जिस पर्पस के लिए ये सब किया, इसमें से होल्डिंग का अलग करना पड़ेगा, माइनॉरिटी का अलग करना पड़ेगा। होल्डिंग है 80%, माइनॉरिटी है 20%। तो कैपिटल प्रॉफिट का 80% होल्डिंग का होगा, 20% माइनॉरिटी का होगा। जनरल रिजर्व 1 लाख का 80% अपना होगा, 20% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होगा। पीएनएल 1,50,000 में से 80 अपना होगा, 20 माइनॉरिटी का होगा। तो ये मैं कर देता हूं, बाकी तुम बताओ। ये वर्किंग समझने में कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। अब देखो मैंने थियरी में क्या बताया था, जो कैपिटल वाला प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में जाएगा, और जो रेवेन्यू वाला प्रॉफिट हुआ वो ऐड टू रिजर्व होगा। तो ये रूल फॉलो करते हैं। चलो जनरल रिजर्व होल्डिंग का 2 लाख है, प्लस सब्सिडरी का कितना रेवेन्यू वाला पार्ट है, रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू वाला, रेवेन्यू वाला, जनरल रिजर्व
रेवेन्यू वाला पार्ट जो होल्डिंग को बिलोंग करेगा, बोलो, तो वो यहां पर ऐड कर दूंगा। तो टोटल 2,80,000। ऐसे ही P&L 1 लाख प्लस होल्डिंग वाला कितना P&L है जो रेवेन्यू नेचर का है, जो P&L में ऐड होगा। $2.2 लाख। ठीक है, अब आते कैपिटल वाला प्रॉफिट। बच्चा लोग, जो कैपिटल वाला प्रॉफिट था, होल्डिंग वाला ये कहां पर लिखूं, तुम बताओ। होल्डिंग वाला 360 कहां लिखूं? वेरी गुड, बाय कैपिटल प्रॉफिट 3.6 लाख। अब बात करते हैं माइनॉरिटी वाला। तो माइनॉरिटी वालों का रेवेन्यू हो कैपिटल हो क्या फर्क पड़ता है, हमें सब पेमेंट करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट भी उनको देना पड़ेगा, कैपिटल प्रॉफिट भी इनको देना पड़ेगा। तो बाय कैपिटल प्रॉफिट बाय रेवेन्यू प्रॉफिट। उनका कैपिटल प्रॉफिट 90,000 है और रेवेन्यू प्रॉफिट 20 और 30 50,000 है। समझ में आ रहा है? हो गया, आप क्लोज करेंगे। चलो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज। माइनॉरिटी का कितना बैलेंस आया? माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया। टोटल करो बैलेंस शीट का। हो रहा है 35 लाख टैली। देखो लाइबिलिटी साइड का टोटल करो। ठीक है, तो अब एक काम करो, टॉपिक का नाम लिखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लीव 7 पेजेस, लीव 7 साइड्स 7 साइड्स। आजू बाजू 2 साइड हो गया, फिर वापस आजू बाजू, फिर आजू बाजू, और फिर सिर्फ आजू। 7 साइड्स। एक्स्ट्रा साइड 1 साइड छोड़ दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं जितने भी एग्जांपल्स लिखा चुका हूं, एक एक करके कॉपी करते जाओ, और लिखते वक्त कुछ डाउट आएगा पूछते जाओ।
बाकी सबका हुआ, पेज टर्न करो। हाँ सर। एक मिनट सर, सर एक मिनट। हो गया सर। गुड आफ्टरनून। हेलो। हाँ बोलो। कोई कुछ पूछ रहा था? कोई बच्चा है ना, वो अपना बच्चा नहीं है सर। किस नाम से आया है? आप रिमूव कर दो उसको। किस नाम शशि से? सिंह करके। हाँ मैं हूँ। शशि करके। हाँ मैं ही इंटर हुआ 2 डिवाइस से। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सर। हाँ कोई बात। ओके।
आता येऊ का खाली मी? हाँ तो लॉबी में रख दो, मैं बाद में लिख सब लोगों का लिखकर हो गया था ना एग्जाम्पल 2? Yes, sir.
सर 1 मिनट पहले वाला कीजिए ना। सर हो गया। सर हो गया।
कोई डाउट? सो ये तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने डिटेल में सम स्टार्ट करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट ऐड करते जाएंगे. अपना रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट कैसे डिस्टिंग्विश करना है, वो मेन है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. पूरा टॉपिक, पूरा कंसोलिडेशन में जो बैलेंस शीट बनाने का मेन पॉइंट है, दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट. ये वाला वर्किंग जो सामने आपके दिख रहा है, अगर ये आपने बना लिया, बाकी तो क्या फिक्स्ड एसेट्स ऐड करना है, करंट एसेट्स ऐड करना है, करंट लायबिलिटी ऐड करना है. मेन चीज एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ही है. ओके, देन टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. एनी डाउट? प्लीज 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 पूछ लो. सर इसका